इलाहाबाद विधानसभा के सभी पन्ना प्रमुखों को मेरी राम राम। ये पन्ना प्रमुख की राम राम है, ये पन्ना प्रमुख का सत श्री अकाल है, क्योंकि मैं भी पन्ना प्रमुख हूं और आप भी पन्ना प्रमुख। जब मुझे गोविंद कांडा जी ने, आदित्य जी ने, सुनीता जी ने ये कहा कि जय श्री राम, धनखड़ जी को जय श्री राम, भारत माता की। रामलाल जी सबसे सीनियर कार्यकर्ता हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं। तो मैंने कहा कि मैं इलाहाबाद जरूर आऊंगा, क्योंकि हरियाणा में अगर मैं ये कहूं, भारतीय जनता पार्टी का 90 विधानसभाओं में सबसे ठाड़ा, सबसे तगड़ा कार्यकर्ता कहीं का है तो इलाहाबाद का है। मुझे वो नजारा याद है जिस दिन मैं गोविंद कांडा जी का फार्म भराने आया था। सुनीता दुग्गल जी मेरे साथ थी, ये कार्यकर्ता बंधु भी मेरे साथ थे, और आप सब लोगों का जलवा और जज्बा उस वातावरण में भी जिस गजब का था, उसको मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मैंने जलसे तो बहुत किए, किसान मोर्चा का अध्यक्ष था तो पूरे देश में भी किए, लेकिन आदित्य जी वो जलसा कौन से गांव का था? आधा जलसा एक कानी और आधा जलसा दूसरी तरफ। ये आमने सामने की सभा, ऊपर तले की रागनी तो सुनी थी, लेकिन आमने सामने की सभा मैंने इलाहाबाद हल्के में ही संबोधित की थी। और उस सारे वातावरण में मजबूती के साथ खड़े होते हुए, मजबूती के साथ एक एक बूथ पर लड़ते हुए मेरे कार्यकर्ता ने 60,000 वोट लिया था। इसलिए मैं आपका यहां स्वागत करने आया हूं, वंदन करने आया हूं, अभिनंदन करने आया हूं। मुझे सबसे ज्यादा कहीं के कार्यकर्ता पर गर्व है तो इलाहाबाद के कार्यकर्ता पर गर्व है। आज मेरे साथ आपकी सांसद सुनीता दुग्गल जी, हमारे गोविंद कांडा जी जिन्होंने आज मुझे भी न्योता दिया, आप सबको न्योता दिया, हमारे जुझारू जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला जी, हमारे प्रभारी भाई अमरपाल राणा जी, बहुत ही पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जगदीश चोपड़ा जी, भाई रवि जी, रेणु शर्मा जी, पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अमरचंद मेहता जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई प्रदीप रातुसरिया जी, रमेश जी भादू, यतेंद्र जी पूर्व जिला अध्यक्ष, देव कुमार शर्मा जी जो हमारे प्रभारी हैं, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं फतेहाबाद जिले के अभी, और मेरे मंडल के अध्यक्ष जसवीर सिंह जी चहल, जोरदार ताली बजाइए मंडल अध्यक्ष के लिए। योगेश शर्मा जी के लिए ताली बजाइए, मंजीत जी के लिए ताली बजाइए, और जगत जी के लिए ताली बजाइए। मंडल अध्यक्ष बहुत मेहनत करते हैं, जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि ये 69वां पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। अभी आदित्य जी कह रहे थे कि ये यात्रा जब शुरू हुई तो कईयों को लगता था कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन तो गुजरात में होते हैं, पन्ना प्रमुख सम्मेलन तो मध्य प्रदेश में होते हैं, हरियाणा और पन्ना प्रमुख सम्मेलन। अध्यक्ष जी थोड़ी थोड़ी बात हमारे कम गले उतर रही थी, लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, जब ये 90 में से 71 हो गए, अब कितनी बात गले उतर रही है?
अब तो डबुआड़ी काड़ावाड़ी का भी वो लिया। आज हम सब के लिए एक बहुत यादगार दिन है। दो महान हस्तियों का आज जन्मदिन है। शहीद आजम भगत सिंह और सवर कोकिला लता मंगेशकर, दोनों ने अपने जीवन में अपने तरीके से अपनी पहचान बनाई। उन दोनों को याद करना हम सबके लिए एक गर्व और गौरव की बात है कि एक के गीत कितने वर्षों तक देशभक्ति के गीत हमारे हृदय में गूंजते रहेंगे, लेकिन भगत सिंह की एक लाइन शायद आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां भी भुला नहीं पाए, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं याद करना चाहता हूं उस समय को कि ऐसे अनोखे वीर थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और ये कैसा परिवार था सरदार अर्जुन सिंह का, जिसका पोता शहीद आजम भगत सिंह, जिसका एक बेटा सरदार स्वर्ण सिंह जेल में मर गए, जिसके एक बेटे सरदार अजीत सिंह को देश निकाला दे दिया, 29 साल तक देश से बाहर रहे। इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, उस समय के राजनेता कहते थे कि पहला राष्ट्रपति कोई बनने लायक व्यक्ति है तो सरदार अजीत सिंह है। पगड़ी संभाल जट्टा जैसा गीत, पगड़ी संभाल जट्टा जैसा आंदोलन करने वाला सरदार अजीत सिंह। भगत सिंह की मां कहती थी कि मेरी एक देरानी विधवा है, एक न विधवा है न सधवा है, पति देश में ही नहीं। और एक भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी इसकी जमानत के लिए, कभी उसकी जमानत के लिए चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे बलिदानी परिवार को आजादी के बाद जिस प्रकार का स्थान मिलना चाहिए था, मुझे तकलीफ है इस बात की। देश का विभाजन स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। लोग विश्वास करके बैठे हुए थे। एक सिरिल रेडक्लिफ नाम का अंग्रेज यहां भेजा गया और उससे कहा गया कि एक लकीर खींच दो नक्शे पर, इस देश के 2 टुकड़े कर दो। सिरिल रेडक्लिफ कभी उससे पहले भारत नहीं आया था। वो भारत आए और एक 5-6 सप्ताह के समय में उन्होंने लाइन खींच दी। शहीद आजम भगत सिंह का गांव पाकिस्तान में चला गया, करतारपुर साहिब पाकिस्तान में चला गया। सरदार अजीत सिंह, उस समय हुसैने वाला भी, इन तीनों की समाधि भी पाकिस्तान में चली गई थी। बाद में 12 गांव देकर वापस ली थी। जब सरदार अजीत सिंह को यह पता चला, 14 अगस्त 1947 की रात को सरदार अजीत सिंह डलहौजी में थे। देश निकाला का समय, आजादी का माहौल था, खत्म हो चुका था, भारत आ चुके थे। लेकिन जब उनको ये 14 तारीख को पता चला कि मेरा गांव पाकिस्तान में जा रहा है, जहां मेरे भतीजे शहीद हुए वो समाधि पाकिस्तान में जा रही है, सरदार अजीत सिंह ने 15 अगस्त 1947 को सुबह इस दुख में प्राण त्याग दिए कि हम कौन से देश की आजादी के लिए लड़े थे। क्या मेरा गांव आजाद हो रहा है, मेरा इलाका आजाद हो रहा है? जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तो डलहौजी के लोग सरदार अजीत सिंह का संस्कार कर रहे थे। कभी जाओ तो डलहौजी के पास पंचपोल है, उस वीर को नमन करके आना, प्रणाम करके आना। अगर नेहरू जी चाहते तो बंगा गांव भारत में हो सकता था। नेहरू जी तो लॉर्ड माउंटबेटन के बहुत नजदीक थे। नेहरू जी लॉर्ड माउंटबेटन के क्या, लेडी माउंटबेटन के भी बहुत नजदीक थे।
मैं तो पैदा नहीं हुआ था, किताबों में लिखा हुआ है, इतिहास में पढ़ा है कि एडविना से भी उनके बहुत गहरे संबंध थे। वो चाहते तो ये भारत में आ सकता था। आज कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो की बात करती है। भारत का विभाजन कौन सी पार्टी ने स्वीकार किया था? जरा बुलाइए, बोलकर बताइए। इसके 2 टुकड़े कौन सी पार्टी ने स्वीकार किए थे? देश के 10 लाख लोग मारे गए थे, लाखों बहनों की उस्मत लुटी गई थी, 1.5 करोड़ आबादी इधर से उधर हो गई थी। आज भी रागनी गा रहे हैं लोग, पाकिस्तान से भी गा रहे हैं, यहां से भी गा रहे हैं। राज तो बदलते बहुत देखे, आबादी बदलती पहली बार देखी। जो कांग्रेस ने पाप किया था, क्योंकि दोनों तरफ कांग्रेस के नेता थे, जिन्ना भी कांग्रेस के थे और नेहरू भी कांग्रेस के थे। आबादी बदलती हुई दुनिया ने देखी। ऐसा महापाप पहली बार इस देश ने देखा था कांग्रेस के नेतृत्व में। एक एक गिनती अगर आप करेंगे, धारा 370 कौन सी पार्टी ने लगाई थी? नाम तो ले दो, कौन सी पार्टी ने लगाई थी? कौन सी पार्टी कह रही थी नहीं टूटेगी? कौन सी पार्टी का वकील गया कि वापिस ले आओ? कपिल सिब्बल कौन सी पार्टी का है? और ऐसे टूट गई जैसे एलनाबाद की रामलीला में सीता जी वाला धनुष टूट गया हो। कौन सी पार्टी थी जिसने इतने दिनों तक भगवान राम को बाबरी मस्जिद में बैठाए रखा? नाम तो ले दो, शर्माओ मन ने। कौन सी पार्टी थी जिसने राम जी को टेंट में बैठाए रखा? कौन सी पार्टी थी जिसने 2 दर्जन से ज्यादा वकील राम मंदिर नहीं बने इसके लिए खड़े किए थे? और अब हमने जब कहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं और मंदिर वहीं बनाएंगे। अब याची देही याची डोला, इसी शरीर से, इसी आंखों से हम जनवरी के महीने में उसका उद्घाटन होता हुआ देखेंगे। क्या मैंने प्रारंभ में कहा कि करतार साहिबपुर साहिब का गलियारा अभी बना, मोदी के टाइम में बना? क्या इनके टाइम में नहीं बन सकता था? क्या ये नहीं जुड़वा सकते थे? देश ने बड़ा, मैं एक आदमी को बहुत याद किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इस देश के सैनिक लड़े, 26,000 सैनिक बलिदान हुए, 2915 उसमें हरियाणा के थे, 450 हरियाणा के सैनिक और अफसर बलिदान हुए, 450 गायब हो गए, कभी घर नहीं आए। उनको भी बलिदान मानना चाहिए। 45 के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं चला। एक महापुरुष जिसका हम जन्मदिन तो मना सकते हैं 23 जनवरी, पुण्यतिथि नहीं मना सकते, क्योंकि जो कहानी बनाई कि जहाज गिर गया और नेताजी चल बसे, उस दिन कोई जहाज पड़ा ही नहीं, इसलिए देश नेताजी की पुण्यतिथि नहीं मनाता। इस देश का कोई आदमी जो नकली समाधि जापान में बनाई, वहां कोई फूल चढ़ा के नहीं आता। कवियों ने रागनी बनाई कि अंग्रेज भी चले गए, आजादी भी आ गई, लेकिन आजाद हिंद फौज का नायक नहीं आया, आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति नहीं आया। ये रागनी यहां गाई गई। लेकिन जो कदर कांग्रेस पार्टी ने सुभाष की करनी थी, की नहीं। जहां सुभाष ने 30 दिसंबर 1943 अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसको आजाद कराया था, सेलुलर जेल तोड़ी थी और वहां पहला तिरंगा किसी ने फहराया था, तो 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र ने फहराया था। कांग्रेस पार्टी का राज आ गया, कहा यहां कोई झंडा नहीं फहराएगा, इसको डेज सेरेमोनियल किया जाता है। यहां झंडा फहराया तो सुभाष की याद आ जाएगी लोगों को, और सुभाष की याद आई तो हम फीके दिखने लगेंगे, क्योंकि सूरज जब निकलता है तो चांद, सूरज निकलने के बाद चांद कैसा दिखता है? उसकी रोशनी सूरज जैसी थी। इसलिए पहली बार वहां किसी ने झंडा फहराया
तो अटल जी के राज में भैरव सिंह शेखावत ने फहराया। और जब मोदी जी आए, इन्होंने फिर डिसेरेमोनियल किया मनमोहन जी सोनिया जी आने के बाद। और जब मोदी जी आए, अब इतना बड़ा फहरा दिया, इनसे उतर ही नहीं सकता। और अब तो सुभाष कहां हैं? अब तो सुभाष इंडिया गेट पर हैं। कभी जाओ तो सैल्यूट करके आना। राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ है। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी हैं आ गए। सुभाष जाने हिंद है, सुभाष माने हिंद है, सुभाष शाने हिंद है, सुभाष आने हिंद है। ये गीत उनके स्वागत में कभी सिंगापुर में गाया गया था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में पहुंचे थे। ऐसा वीरों का मान सम्मान जो आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने तो ऐसा देश बनाने की कोशिश की कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतर जाओ। कलकत्ता का नाम, हवाई अड्डे का नाम डमडम एयरपोर्ट, बंबई का नाम शांता क्रूज एयरपोर्ट। अटल जी आए तो डमडम का नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सांता क्रूज का हुआ छत्रपति शिवाजी। मोदी जी आए, चंडीगढ़ का नाम हुआ शहीद आजम भगत सिंह, नागपुर का नाम हुआ बाबा साहब अंबेडकर, रायपुर का नाम हुआ स्वामी विवेकानंद, पोर्ट ब्लेयर का नाम हुआ विनायक दामोदर सावरकर, चरण सिंह के नाम पर आमोसी का एयरपोर्ट। इन्होंने तो अपने अपने नाम रखे। बहुत वर्षों तक इस देश ने बहुत ऐसे अच्छे दिन नहीं देखे थे, आजादी से पहले भी नहीं देखे। कोई एक सिर्फ रंग पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। ये बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को आप सुन रहे हैं और जिस तरह से वो अपनी बातों में कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। कई बातों का उन्होंने जिक्र किया, 370 हटाने का जिक्र किया। धारा 370 किसने हटाई? कोई एक सिर्फ अंग्रेज आयर कहे फायर और जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को गोली मार दी जाए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवानों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। राजेंद्र राहड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। विनायक दामोदर जैसे, सावरकर जैसे वीरों को काला पानी में हजारों वीरों को जेल काटनी पड़े। हमारे अच्छे दिन नहीं थे। इस सारे समय में कोई अच्छे दिन आए तो हमने उन अच्छे दिनों को बहुत वर्षों तक याद रखा। 1893 नेताजी, ये 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे। 130 साल पहले उनका अमेरिका की धर्म संसद में भाषण हुआ था। पहले उनको टाइम भी नहीं दे रहे थे, 5 मिनट का टाइम मिला था। और जब विवेकानंद जी ने कहा था अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, 5 मिनट ताली बजती रही थी। वो धार्मिक संसद थी और उस बात को हमने 130 साल याद रखा। और अब मोदी गया था और अमेरिका की राजनीतिक संसद में भाषण करके आया था और हमने मोदी मोदी के नारे अमेरिका की संसद में सुने थे। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्लिन गए थे, हिटलर को मिलने के लिए गए थे और हमने उस घटना को याद रखा। 42 की घटना है, 1942 की, और हमने यह रागनी बना दी, घड़ी ना उतरे पल ना बीते, उतरे जहाज से करते और बरसण लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर ते। इतनी पुरानी बात को याद रखे रहा। अब याद करो, अब 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और मोदी जी बाइडेन आगे आगे और 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीछे पीछे, और गांधी की समाधि पर 3 तरफ हमने खड़े होते हुए देखा। ये कितने गौरव के पल हमको इस 9 साल में मिले। कुछ मुल्क थे जो कहते थे चांद पे चला गया, रूस चला गया, अमेरिका चला गया, चीन चला गया। भारत अमेरिका पे गया और वहां गया
जहां तक अब तक कोई नहीं गया था। चंद्रयान को हमने वहां उतरते हुए देखा, आदित्य एल1 को हमने सूर्य की तरफ जाते हुए देखा, G20 की अध्यक्षता करते हुए मोदी को देखा, हमने सुनीता दुग्गल जी को बहनों के लिए 33% आरक्षण के लिए बटन दबाते हुए देखा। ये जो एक एक गौरव के पल, भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बनते हुए देखा और मोदी को अमेरिका की संसद में ये कहते हुए देखा कि अब हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। अरे याद करो, ये कांग्रेसी जाया करते थे तो इनकी जूते उतरवा के तलाशी लेते थे। अगले दिन खबर चलती थी इंडिया न्यूज में, हरियाणा न्यूज में, खबरें अभी तक में, MH1 टोटल में कि जूते तरवा के तलाशी ली गई। बड़ा मन को बुरा लगता था। अरे मोदी गया तो एक तरफ से बाइडेन पकड़ रहा, मैं मेरी घरवाली टीवी देख रहे थे लाइव, और एक तरफ से मिसेज बाइडेन ने पकड़ लिया। मेरी घरवाली बोली उसने भी पकड़ लिया, एक हाथ मखा उसने भी पकड़ लिया, दोनों पकड़ के ले चल रहा है। ये नजारा हमने खुद अपनी आंखों से देखा। जर्मन के चांसलर ही तो थे हिटलर, और वर्तमान चांसलर को हमने गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाते हुए देखा। G20 ऐसी आई भारत में, हमने उसको G21 करके भेज दिया। एक और जोड़ दिया उसमें अफ्रीकन यूनियन। ये इतने सारे गौरव के पल। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने 9 वर्षों में बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। पहले भी हम दिल्ली जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, अब कुछ मजा आता है दिल्ली जाते हुए। सड़क का मजा आता है तो जरा ताड़ी मार दो। कुछ मजा आता है चंडीगढ़ वाले रास्ते में। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको 152D से कम वास्ता पड़ता होगा। जो 152D से आते जाते हैं उनकी तो ताड़ी रुकती ही नहीं है। अब जयपुर दौसा हाईवे, सुनीता दुग्गल वहां जाएगी, दुग्गल साहब की कोठी से निकल के, तो वहीं से वो हाईवे शुरू हो जाता है फरीदाबाद से, और अलवर में इतनी तावड़ी उतरती है, कै मिनट लगते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो हमने खुद अपने सामने बदलते देखा। 9 साल पहले की बात याद करो, जब कोई बटेऊ परोना आ जाता तो कहते थे उठा बोतल चल तेरे को घुमा लाऊं। अब कोई जाता है घुमाने? ईंधन के लिए माताएं बहनें उपले बनाती, अपने कपास की वो बणसटी उसको इकट्ठा करके रखती। झड़के चमासे के मौसम में फूंक मार मार के आंखों में आंसू आ जाते। आजकल फूकनी मिलती है इलाहाबाद में, फूकनी खत्म हो गई 9 साल में। ये बदलाव है मोदी की सरकार का। हर घर में नल से जल पानी भरने की जिम्मेवारी चाहे शहर हो चाहे गांव, माताएं बहनों की होती थी। हमेशा नलके पर लड़ाई माच जाया करती, शहरों में भी बासन टोकनी फूट जाया करते, और गांव में तो कई कई किलोमीटर से लाना पड़ता था देव कुमार सर पे धर के। लेकिन आज हर घर में नल से जल बदलते हुए भारत को हमने देखा है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, याद करियो, कांग्रेसी आएंगे, कह रुपया के चेक मुआवजे के मिला करते, वो 2-2, 2.5 रुपए के चेक भूल मत जाना। और आप लोगों ने, परमात्मा ने कृषि मंत्री के नाते मुझे मौका दिया, पहली फसल पर 1040 करोड़ का मुआवजा बांटने के लिए इसी जिले में आया था, और दूसरी फसल पर 940 करोड़ सफेद मक्खी आ गई थी, याद होगा। और उस समय अभय सिंह ने कहा था 2 बार तो बांट दिया, आगे कहां से दोगे। फसल बीमा की योजना अपने मकान पर, मकतरी वाले मकान पर बैठ के बनाई, मोदी जी के घर में पहुंचाई, और आज स्वर्ग में है अरुण जेटली। उन्होंने मुझे बुला के कहा जो आप प्रधानमंत्री जी को दे गए थे वो कागज मेरे पास आ लिए, अब आप मत बोलना, मैं इसको पूरे देश में लागू करूंगा। 1100 करोड़ रुपए मुआवजा एक साल का, 9 साल का 9900 करोड़ से ऊपर पहुंचा है। नहीं पहुंचा हो तो बता दो,
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सिरसा जिला तो उनमें से है कि सबसे ज्यादा मुआवजा जिस जिले ने लेने का काम किया। ये बदलाव हमने देखा। लेकिन ये आएंगे कांग्रेसी झूठ बोलने, इनके 2.5 रुपए वाले चेक भूल मत जाना। एक बातें बड़ी करते हैं, बातों के बड़े शेर हैं, लेकिन काम करने के मामले में मोदी जी की बराबरी कोई नहीं है। आयुष्मान का कार्ड, बीमार हो जाए, अमेरिका में सुनते थे बीमार हो जाए अस्पताल भर्ती हो जाओ, कार्ड दिखा दो, पैसे नहीं लगते। आज हरियाणा में भी आयुष्मान का कार्ड मोदी का और चिरायु का कार्ड मनोहर लाल जी का दिखा दो, पैसे नहीं लगते। ऐसी बीमारी, कोरोना जैसी महामारी कातकवाड़ी से भी तगड़ी बीमारी थी। अब तो उस पर एक फिल्म भी आ गई है, देख के आना, आज ही लगी है, वैक्सीन वार। वैक्सीन के बारे में भी क्या क्या लड़ाइयां हुई थी, लेकिन मोदी जी ने इस देश की 140 करोड़ आबादी को फ्री वैक्सीन लगाने का फैसला किया। नहीं तो अमीर अमीर बच जाते, गरीब आबादी मर जाती, पैसे नहीं दे पाते। और केवल भारत की चिंता नहीं की, दुनिया के और 100 देशों की चिंता की। और उसका रिजल्ट क्या आया? जब भारत की वैक्सीन ब्राजील में गई तो ब्राजील एक ईसाइयों का देश है, हिंदू नहीं रहता वहां, कोई सिख भाई नहीं रहते। और उसके राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो लगा के और होर्डिंग लगाए, हनुमान जी जैसे वैक्सीन लेके आ रहे हैं, न्यू भारत से वैक्सीन आ रही है हमारे लिए, यूं भारत से। छोटी बात है, दुनिया के दूसरे हिस्से में है ब्राजील, अमेरिका के नीचे पड़ता है। जब न्यू गिनी पापुआ मोदी जी गए, वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने पैर छू लिए। पत्रकार बोले, आप भी एक राष्ट्राध्यक्ष हो, देश छोटा है चाहे बड़ा है, आपने पैर क्यों छुए? उस व्यक्ति ने कहा, जब मैंने आसपास के मुल्कों से गुहार लगाई, मेरा देश कोरोना में तड़प रहा है, मैंने जापान को पूछा, चीन को पूछा, साउथ कोरिया को पूछा, ऑस्ट्रेलिया को पूछा, न्यूजीलैंड को पूछा, ये देश इनके नजदीक पड़ते हैं, मुझे किसी देश से सहयोग नहीं मिला। इनमें से किसी ने मुझे कहा, भारत में मोदी जी से बात करो, एक बड़ा मुल्क है, ज्यादा वैक्सीन वहां बन रही है। मैंने मोदी जी को फोन लगाया और अगले दिन भारत के जहाज वैक्सीन लेके उतरे, इसलिए मैंने मोदी जी के पैर छुए, न्यू गिनी पापुआ आया। ये बदला हुआ भारत, वासुदेव कुटुंबकम हमारी सोच है। जब ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो बोस कह दिया। पत्रकार बोले, बोस कैसे कह दिया? बोला, भीतर ते दाब इतनी थी, डटा ही नहीं गया। ये बदला हुआ भारत इन 9 वर्षों में हमने देखा। जब इतना अच्छा भारत चल रहा है तो आगे भी भारत ऐसा ही चलना चाहिए। बोलो जरा, ऐसा ही चलना चाहिए। आपकी सहमति है? जोर से हाथ उठा के बोलो, सहमति है? तो मोदी जी को 2024 में फिर से बढ़ाना है। पूरे जोर से बताइए, फिर से रिपीट करना है मोदी जी को। मिशन 2024 का पन्ना प्रमुख 15-15 घरों की जिम्मेवारी लेके उन 15 घरों में से वोट मैं जिता के लाऊंगा, मैं दिलवाऊंगा। एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी बने, एक सेवादार भी बने। 15 घरों में किसी की पेंशन नहीं बनी हो, किसी का बीपीएल कार्ड नहीं बनाओ, किसी का चिरायु कार्ड नहीं बनाओ, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बनाओ। बीजेपी वाले अब कैंप लगा रहे हैं, किसी को चश्मे की जरूरत हो, किसी भी तरह की उनकी जरूरत है, सेवादार बन के 15-15 घरों पर खड़े हो जाओ और मिशन 2024 फिर से हरियाणा सरकार और फिर से मोदी को जिताकर बढ़ते हुए भारत को और आगे बढ़ाना है। इसी संकल्प के साथ मेरे पन्ना प्रमुख अपने अपने गांव में अपने अपने पन्ने के साथ लौटेंगे। ये आपको मुझे आज बोलने का मौका मिला, आपसे बात करने का मौका मिला। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि सबसे ठाडा कार्यकर्ता कहीं का है, सबसे तगड़ा कार्यकर्ता कहीं का है तो इलाहाबाद की धरती का है। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपके जज्बे को प्रणाम करता हूं, आपकी मेहनत और हिम्मत को प्रणाम करता हूं। अभी एक गीत चलेगा, मेरे बूथ का पन्ना प्रमुख मेरे देश को बदलेगा। हम सब उस गीत को मिलकर गाएंगे, अपनी अपनी जगह खड़े होके, और पूरी मस्ती से गाएंगे, जिससे टीवी वालों को पता चले कि बीजेपी का कार्यकर्ता कितने जोश में। भारत माता की
की